नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको सामाजिक विज्ञान में अधिक से अधिक नंबर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे क्वेश्चन बैंक से। यह सभी प्रश्न क्वेश्चन बैंक से है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी पंजा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है कमल। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी लोकनायक प्रकाश नारायण, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाथ का पंजा। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था है बहुदलीय। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बनी? पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी कब बने? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1977 ईस्वी में पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी बनी, 1977 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है संस्कृति राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। ऑप्शन नंबर ए सही, 1885 में। प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर प्रश्न वही पूछा गया है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद। आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है और यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, आतंकवाद नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है,
समुद्र में भूकंप आना सुनामी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप है प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वायुमंडलीय थे। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो रिएक्टर स्केल से। ऑप्शन नंबर सी सही है, रिएक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उत्तरी बिहार। प्रश्न है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे के बचाव से एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि वर्षा का जो पानी पड़ता है उसे संग्रह करना, एक जगह जमा करना। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की भीषणता वाली कौन नदी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी आबादी कृषियों से जुड़ी है? भारत की कितनी आबादी कृषियों से जुड़ी है? 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कपास। ऑप्शन नंबर बी सही है, कपास के लिए। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी सही है, जनसंख्या। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? पौधों के अंकुर के लिए कम से कम कितना तापमान आवश्यक है? 6 सेल्सियस डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है?
14 करोड़, 14 करोड़ ऑप्शन नंबर सी सही है, 14 करोड़ हेक्टेयर। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? केरल में। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्धविकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य है, उड़ीसा बीमारू राज्य है, कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। प्रश्न है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय है? तो पटना। पटना बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। ऑप्शन नंबर ए सही है, पटना में सबसे जो आदमी वहां रहते हैं उसका आय ज्यादा है, ज्यादा आमदनी है, ज्यादा कमाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? अब देखिए ये राज्य पूछा है, वह बिहार का जिला था और ये भारत में राज्य पूछा गया है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम आय वाला राज्य है बिहार। आप सभी जानते हैं कि 28 राज्य है, 28 राज्य में सबसे बीमारू राज्य, गिरा हुआ राज्य और गरीबी राज्य सब बिहार, यानी कि सबसे कम कमाने वाला आय वाला बिहार। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष होता है? भारत में वित्तीय वर्ष होता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है? प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सामान्य प्रमाणित संस्था है, यानी पूरे भारत में जो आय, यानी कि जो जैसे पूरे साल भर में कितना कमाई हुआ या महीने में कितना कमाई हुआ उसे आय कहते हैं, सालाना आय या वार्षिक आय या महीने का आय। तो भारत में यानी कि अपना देश राष्ट्रीय आय की गणना कौन प्रमाणित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1866 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, 1866 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही है, अभी तुरंत पढ़े है 1866 में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है?
निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, जिस तरह से आय रहेगा उस तरह से आप रहन सहन घर में कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मुंबई को। प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रण यानी रुपया पैसा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा यानी कि पैसा रुपया जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में पैसा छापता है। अगला प्रश्न देखिए, पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर बी सही है, दीर्घकालीन। प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, अल्पकाल। प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है, 15 मार्च। प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? 1986। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1986। प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क है निशुल्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, निशुल्क नहीं फ्री। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 2005। ऑप्शन नंबर बी सही है, 2005 में। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एगो मार्क। प्रश्न है, स्वर्ण भूषणों यानी कि सोना का जो आभूषण बनता है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? हॉलमार्क। ऑप्शन नंबर 20 सही है, हॉलमार्क। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अवरक, ऑप्शन सी लोहा एक्स, ऑप्शन डी तांबा। तो झारखंड का कोडरमा अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अवरक, अवरक याद रखिएगा, कोडरमा किसे है? अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवरक।
प्रश्न है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, आप सभी जानते हैं, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है, चूना पत्थर। प्रश्न है इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक में आ गया आपका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है, विद्युत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला है, कोयला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? दो अभ्यारण्य है और दोनों एक ही राज्य में है, बताना है आपको कौन से राज्य में है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में है, असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सही है, मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस असम में, असम। ऑप्शन नंबर ए सही है, असम राज्य में मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, गिर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात राज्य में अवस्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है, घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है, जादूगोड़ा झारखंड में है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थ्योरियम, ऑप्शन डी सोना। तो थ्योरियम, ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है थ्योरियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, थ्योरियम। प्रश्न है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है
गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, बिल्कुल सही। तारापुर में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है, तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बरौनी। प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक यानी सोच में पड़ जाना, उदासीपन में छा जाना। शोक यानी कि पूरा इमोशन, क्या बोलते हैं, पूरा एकदम उदास में, दुखी में, दुख में पड़ जाना। शोक मतलब दुख में पड़ जाना। तो बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी में बाढ़ आने के कारण जान माल, पशु, खेत खलियान, गांव बस्ती, मकान सब ढह जाता है। इसलिए बिहार का जो नदी है, कोसी को शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, कोसी नदी। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है, रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर, बिल्कुल सही सोचे थे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर। और हीराकुंड कहाँ है, किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, अभी तुरंत बताएं आपको, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी सही है, उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगाना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा है भूकंप। ऑप्शन नंबर सी सही है। और
आग लगाना मानव के द्वारा, बम विस्फोट मानव के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना मानव के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, ये प्राकृतिक है। जो स्वयं हो भगवान के द्वारा या अपने आप हो उसे प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आतंकवाद तो मानव के द्वारा किया जाता है, दंगा भी मानव के द्वारा होगा, महामारी जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी जो है कि मानव जनित आपदा नहीं है। बाकी आतंकवाद ये मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा, सांप्रदायिक दंगा भी मानव के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी ये क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही दोबारा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा होता है। तो भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक आपदा रेल दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप स्वयं चुनिए, बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, गरीबी। बाकी ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जो है कि मानव के द्वारा ही है। सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा ही होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा, रेल दुर्घटना मानव के द्वारा, इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी भी जी बहुत सारा मानव के द्वारा ही होता है, कुछ कूड़ा करकट फैलाने से। अगला प्रश्न है इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कि मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद मानव जनित है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानव जनित। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कितने प्रतिशत
कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन सी 75%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो 29 अक्टूबर 1999। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा आपदा किस राज्य में आता है? बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रोम। तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया पैसा की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन में। चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ और पैसा यानी मुद्रण रुपया का भी चीन में ही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी में। प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैक्सटन। अगला प्रश्न है,
छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुटेनबर्ग ने छापखाना का आविष्कार किया था। प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। सामवर्ती सूची में रखा जाता है। सामवर्ती सूची में रखा जाता है। सामवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। ऑप्शन नंबर बी सही है, केंद्र एवं राज्य दोनों रखा जाता है सामवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संघीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज व्यवस्था में। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 38 जिला। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का, देखिए प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा, यानी कि पंचायती राज को संविधान से दर्जा कौन सी संविधान संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन से। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायत समिति। प्रश्न है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमुख। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रमुख। प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं 3 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 स्तरीय। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 क्षेत्र है। देखिए, प्रथम क्षेत्र हो गया आपका कृषि, द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग, और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा। तो प्रथम क्षेत्र में जो आता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, यानी कृषि के अंतर्गत जितने भी आते हैं वह सभी प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। दूसरा है आपका, यानी कि द्वितीय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र, फैक्ट्री, कारखाना, जितने भी निर्माण करने वाला फैक्ट्री, कारखाना है, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तीसरा क्षेत्र है आपका सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में आपका आता है रेल, सरकारी बस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सभी जो सेवा प्रदान कर रहा है, ये सभी तीसरे क्षेत्र में आता है। और भारत सरकार को सबसे ज्यादा आमदनी होता है सेवा क्षेत्र से, यानी तीसरा क्षेत्र से। तो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिला जुला अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में। देखिए, यहाँ जो भारत में है कि सरकारी कंपनियां और गैर सरकारी, यानी कि कोई निजी आदमी, जैसे कि मुकेश अंबानी, जियो कंपनी, तो बहुत सारा कंपनी है, प्राइवेट है और सरकारी है, तो दोनों मिलके काम कर रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन हो गया, वंदे भारत हो गया, मुकेश अंबानी के ट्रेन चल रहे हैं, तो यहाँ दोनों, तो क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलके काम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? तो निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? तो अभी तुरंत बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि। ऑप्शन नंबर बी सही है। और सेवा क्षेत्र में आता है आपका हॉस्पिटल और ट्रेन, बस, ये सभी, कॉलेज, ये सभी क्या है,
सेवा क्षेत्र में आते हैं, तो सेवा क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है कि ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन सी जो है ये औद्योगिक क्षेत्र यानी निर्माण का कार्य जितना होता है, फैक्ट्री वगैरह सब, वो सभी औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र हो गया आपका कृषि, और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा, और दूसरा क्षेत्र हो गया आपका औद्योगिक। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि, तीसरा क्षेत्र सेवा, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक निर्माण वाला काम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि भारत में सेवा जो क्षेत्र है वो कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में, याद रखिएगा 2 भागों में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। शुरू में ही आपको बता दिए हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन, और द्वितीय क्षेत्र उद्योग कारखाना फैक्ट्री, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हॉस्पिटल रेल कॉलेज स्कूल। तो चलिए इस प्रश्न का जवाब हो गया आपका तीसरा क्षेत्र। यहां पूछा गया क्या, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, आय राष्ट्रीय आय में, तो आमदनी सबसे ज्यादा होता है तीसरा क्षेत्र से यानी तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही है, ब्राउन केन्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीविका जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से है। तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से है, तो दूध कहां से होता है, पशुपालन से। पशुपालन किस में आता है, कृषि क्षेत्र में, और कृषि किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो भाई बता चुके हैं उद्योग क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी सही है, उद्योग क्षेत्र यानी निर्माण कार्य कारखाना फैक्ट्री जहां उद्योग होता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि को और तृतीय सेवा को। तो इस प्रश्न में पूछा गया था द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनार्थिक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता, तो इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता, कृषि का होता है, उद्योग का भी होता है क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र है, ये दोनों का होता है, और ये बैंकिंग भी हो जाएगा, इसका भी अर्थव्यवस्था में बहुत मदद मिलता है। लेकिन काला बाजारी साफ नजर आ रहा है, काला बाजारी काला धन ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, काला बाजारी से अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, काला बाजारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी, तो भारत का आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी
सही है, मिश्रित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा आमदनी होता है, शुरू में भी बताएं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र, जिससे सबसे ज्यादा आमदनी आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सेवा क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। शिक्षा क्या है, ये सेवा क्षेत्र से है। विज्ञान क्षेत्र किससे आ जाएगा, तो ये विज्ञान हो जाएगा उसमें द्वितीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इन आर्थिक क्रियाओं यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो ये क्या पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो मत्स्य पालन होगा ही होगा, और खनन हो जाएगा, वन भी हो जाएगा, लेकिन आपका बैंकिंग नहीं आएगा, बैंकिंग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग नहीं आएगा, ये चला जाएगा हम द्वितीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। देखिए, लेकिन यहाँ पे कृषि से क्या बोला था, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, लेकिन ये सभी खनन, ये भी तो मतलब कृषि के अंतर्गत ही आता है। वन, बाग बगीचे, ये भी तो कृषि के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन बैंकिंग नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, लोक कल्याण के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किस में आया था, गेहूं में। तो गेहूं किसके अंतर्गत आता है, गेहूं उपज किसके अंतर्गत आएगा, कृषि में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र में हरित क्रांति सबसे ज्यादा आया था गेहूं उत्पादन में। तो गेहूं उत्पादन कहाँ आएगा, कृषि में। तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग कर बना नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना योजना आयोग को हटा करके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 में ही योजना आयोग का गठन किया गया था, और योजना आयोग को अब भंग कर यानी हटा करके वहां पर नीति आयोग लाया है। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो देखिए, नीति आयोग या योजना आयोग तो हटा ही दीजिए, अब नीति आयोग आ गया योजना आयोग के जगह पर। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। जब जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वह उस समय का नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो भारत में नीति यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में नीति आयोग यानी कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 को लागू हुआ था, और उसे भांग कर यानी कि उसे रद्द कर, उसे हटा करके उस जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है। नीति आयोग का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 में, यानी कि
योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को भंग दिया, उसको हटा दिया, भंग कर दिया और नीति आयोग लाया। कब लाया नीति आयोग या नीति योजना? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नीति आयोग। नीति आयोग यानी योजना आयोग 15 चलिए, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग क्या करता है? भारत में विकास की नीति की संस्था बनाती है, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत का आर्थिक व्यवस्था है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न क्लास 10th भूगोल का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं। आप इस सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा में पूछे जाएंगे। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।